गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। तो पिछले कक्षा में हम प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, ठीक है, इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। जीवन और कर्म, हाँ, इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें तो लास्ट कक्षा में प्राचीन भारत में वैद्य क्षेत्र, ठीक है, मतलब वैद्य मतलब डॉक्टर, डॉक्टर की क्षेत्र जिस तरह था, तो उस समय वैद्य पाणिनि और सुश्रुत, ठीक है, ये दोनों ने प्राचीन काल में लोगों को इस विद्या के बारे में, ठीक है, मतलब वैद्य शास्त्र के बारे में, वैद्य शास्त्र के बारे में और शल्य चिकित्सा पर, शल्य चिकित्सा के बारे में लोगों को समझाने के लिए उन्होंने क्या किए, अनेक या अलग अलग किताबों की रचना की, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या किए, अनेक विषयों के बारे में प्रस्तुत की, मतलब लोगों को समझाने के लिए या लोग पढ़कर समझाने के लिए उन्होंने क्या किए, उसमें लिखे उन्होंने, ठीक है। तो बाद में उससे क्या हुआ, लोगों को बहुत उपयोग हुआ, ठीक है। और उन्होंने अनेक, तो उस समय क्या होता थे, अनेक विद्यालय वनों में स्थापित होते थे, वनों में मतलब जंगल में, ठीक है, जंगल में स्थापित होकर बच्चों को और लोगों को अपनी ओर खींचते थे, क्योंकि वो हॉस्टल ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। तो वनों के विश्वविद्यालय हो या गांव से दूर जो विद्यालय होते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि तो हॉस्टल ऐसे गांव से दूर विद्यालयों में बच्चे पढ़े तो वे क्या करते हैं, मानवीय मूल्यों को, मूल्यों के बारे में बच्चे समझते हैं और अच्छे गुणों को अपने जीवन में बच्चे वे क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो इसलिए उसी तरह इधर क्या हुआ था, तो वनों के विद्यालयों, विश्वविद्यालय क्या करते थे, बच्चों को अपनी ओर खींचते थे। तो यहाँ तक यह पूरा विषय हम चर्चा किए हैं बच्चों। आइए देखेंगे आगे। तो उससे पहले तो पिछले कक्षा में क्या होता है, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। इन वन विद्यालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे, गुट मतलब समूह, ग्रुप, ठीक है, गुट रहते थे, गोखी। इस बात के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे, ठीक है। तो उस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक भी क्या करते थे, अध्यापक वर्ग भी अनेक बच्चों को अपनी ओर, मतलब बड़ी संख्या में बच्चों को क्या करते थे, उन्होंने अपने विद्यालयों की ओर खींचते थे, ठीक है। आइए देखेंगे आगे नेहरू जी में क्या कहते हैं। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। तो प्राचीन काल में बनारस क्या है, ये क्या, हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा, मतलब शिक्षा के लिए वह प्रसिद्ध था बनारस। बुद्ध के समय में भी वह प्राचीन केंद्र माना जाता था, बुद्ध के समय भी वह प्राचीन केंद्र या प्राचीन काल में शिक्षा केंद्र माना जाता था। किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था, देख लो। तो बनारस को प्राचीन काल में भी एक शिक्षा केंद्र के रूप में लोग गौरव देते थे, लेकिन किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास, ठीक है, एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था। मशहूर मतलब प्रसिद्ध।
देखो क्या कहते हैं उन्होंने, तो बनारस क्या था, एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, और लेकिन ठीक है, तो साथ साथ उसके साथ साथ उत्तर पश्चिमी में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, मतलब किस विषय के बारे में वह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, और उधर किस विषय के बारे में पढ़ाते थे, ठीक है, विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, और कलाओं के लिए मशहूर था या प्रसिद्ध था, और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। देखो ये, तो ऐसे अनेक शिक्षा के लिए वह विद्यालय प्रसिद्ध था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इसलिए भारत के दूर दूर हिस्सों से, मतलब भागों से, हिस्सा मतलब भाग, तो भारत के दूर दूर भाग से वे क्या करते थे, लोग उधर आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान, और सॉरी स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएट बोलते हैं ना, तो बीए की उपाधि प्राप्त करने के बाद यह एक पदवी मिलता है, ग्रेजुएट मतलब डिग्री प्राप्त करने की। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी, मतलब उस विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट की पदवी लेना क्या था, एक बहुत सम्मान और विशेष योग्यता की बात, ठीक है, समझी जाती थी। मतलब उस विश्वविद्यालय में जो बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं, तो वे बच्चे क्या होते थे, बहुत सम्मान के लिए योग्य होते थे। ग्रेजुएट मतलब डिग्री प्राप्त करने की। जो चिकित्सक यहाँ के आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी। कद्र मतलब आदर, गौरव। चिकित्सक मतलब चिकित्सा विभाग। जो चिकित्सक यहाँ से आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, तो उनकी बड़ी कद्र होती थी, तो उन लोगों की बहुत आदर, तो गौरव होती थी। कहा जाता है कि अब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे, तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे। समझ में रहे ना। देखो कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते, तो बुद्ध बीमार मतलब उसका तबीयत खराब हो गया था, तो उस समय क्या होता था, उनके भक्त इलाज के लिए, उनके भक्त तो उसकी बुद्ध की इलाज के लिए, इलाज मतलब ट्रीटमेंट, इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक था। समझ में आ रहे ना। जब बुद्ध बीमार पड़ता है, उस समय उसके चिकित्सा के लिए या इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे। समझ में आ रहे ना। एक प्रसिद्ध चिकित्सक मतलब इलाज करने वाले, वही डॉक्टर बुलाते थे, जो तक्षशिला का स्नातक था। समझ में आ रहे ना। एक प्रसिद्ध डॉक्टर को उन्होंने बुलाते थे, वह उसका डिग्री कहाँ प्राप्त किया हुआ बालक रहता था, तक्षशिला से। जब बुद्ध बीमार पड़ते थे, तो उस समय तो इलाज के लिए जो डॉक्टर उधर आते थे, तो उन्होंने मतलब वह डॉक्टर की स्नातक मतलब उसकी पदवी कहाँ की होती थी, तक्षशिला की होती थी। तो उतना वह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। जो तक्षशिला का स्नातक था, ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरणिक पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। देखो तो उस शताब्दी में मतलब उस शतमान ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸಾ ಪೂರ್ವ 6ನೇ-7ನೇ 6 ಅಥವಾ 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಾಕರಣಕಾರ ಪಾಣಿನಿಯೂ ಸಹ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ, ತನ್ನ ಒಂದು ಪದವಿ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। ठीक है, क्या कहते हैं उन्होंने, इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था और बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था, वही विश्वविद्यालय। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। ठीक है, तो सारे भारत से वह तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले से क्या था, बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए सारे भारत और सीमा पार से, मतलब भारत की सीमा से भी पार के बच्चों को, ಭಾರತದ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದನೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕನ್ನಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು, ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿತ್ತು। भारत और सीमा पार के बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। सूबा मतलब भाग। यह मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय देखो मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी, मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग का मुख्यालय था, मुख्य विद्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? सुदूर मतलब बहुत दूर के, सुदूर उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, मतलब उस बहुत दूर अतीत मतलब बीता हुआ बहुत समय के पीछे के भारतीय कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। उन लोगों के बारे में हम विचार करने की शक्ति भी हमारे पास नहीं है। धारणा मतलब विचार करने की शक्ति। वे लोग कैसे थे? ठीक है, मतलब सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे, मतलब बहुत दूर या अतीत मतलब बीता हुआ समय के आदिकाल के भारतीय लोग कैसे थे, हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। मतलब आदिकाल में जिस तरह भारतीय लोग जीवन बिताते थे उनके बारे में सोचना भी हमें क्या है, बहुत कठिन है, और उनके बारे में सोचने की शक्ति भी हमारे पास अब नहीं है। उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। तस्वीर मतलब फोटो, ठीक है, आती है। वे खुले दिल के मतलब बिंदास बोलते हैं आप, ऐसे लोग खुले दिल के, दिल मतलब वही मन, खुले दिल के आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। तो वो आदिकाल के भारतीय लोगों के बारे में कह रहे हैं उन्होंने, वे खुले दिल के थे, मतलब अपना जीवन उन्होंने बहुत खुशी और आराम से बिताते थे। आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। आत्मविश्वास और पीछे से आया हुआ अपना परंपरा पर वे उन लोगों को हमेशा गर्व था। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, रहस्य की खोज मतलब भाई सर्च, रहस्य गुट्टू ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। हाँ, क्या कहते हैं, रहस्य की खोज पर, रहस्य ಹೌದ್ರಿ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में उन लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते थे। ठीक है, मतलब इन दोनों विषय के बारे में वे लोग क्या करते थे, बहुत विचार करते थे या सोचते थे। अपनी बनाई हुई
मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, उन लोगों से या उन लोगों की मर्यादा और मूल्यों के महत्व देने वाले थे, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। लापरवाही मतलब किसी बात की परवाह न करने की प्रवृत्ति। परवाह ठीक है। सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे, मतलब किसी बात की परवाह न करने की प्रवृत्ति। तो मौत के बारे में हो, ठीक है, ऐसे अनेक विषयों के बारे में वे तो उनकी परवाह न करते थे, मतलब उसकी चिंता न करते थे। ऐसे लोग वे क्या करते थे, आराम और आनंद से क्या करते थे, अपना जीवन बिताते थे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, मतलब प्राचीन भारत के लोग जिस तरह जीवन बिताते थे, ठीक है, और उन लोगों का कर्म मतलब काम क्या था, यह सब विषय हम इस अध्याय से समझ लिए हैं। तो उन लोगों में या उन लोगों के जीवन में विकास जिस तरह हुआ, ठीक है, वे लोग शिक्षा विभाग में जिस तरह उन्नति पाए, यह सब विषय हम इस अध्याय से समझ लिए हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक यह भाग मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में तीसरा पार्ट में प्राचीन भारत में जीवन और कर्म यह अध्याय क्या हुआ, समाप्त हुआ। ठीक है, और आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।